अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये स्क्रीन पर क्या चल रहा है, मैं क्यों नहीं स्क्रीन पर दिखाई दे रहा। तो उसकी वजह ये है कि देखो भाई, वीडियो मेकिंग बहुत टफ है। आप में से कुछ लोग तो कहते हैं कि वीक में कम से कम 2 एपिसोड्स होने चाहिए, जो कि बहुत ही मुश्किल टास्क है और पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मैं एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ, मेरी रूटीन भी बहुत टफ है और आजकल तो मेरे एग्जाम्स भी चल रहे हैं। लिहाजा मैंने सोचा कि फिर से एक वीक स्किप किया जाए, वीडियो अपलोड ना की जाए। तो समथिंग इज़ ऑलवेज बेटर देन नथिंग। थोड़ा चेंज भी हो जाएगा और गेम प्ले के साथ हॉरर स्टोरी सुनने का अपना ही मज़ा है। हाँ, जब टाइम मिलेगा तो ऑन स्क्रीन भी ज़रूर आऊँगा, मगर ये है कि वीक स्किप करने से अच्छा है कि हम कुछ ना कुछ तो अपलोड करें। तो पेशी खिदमत है आज का सेगमेंट 6 हॉन्टेड हाउस स्टोरीज एपिसोड 29। बहुत से घर ऐसे होते हैं जहाँ इंसानों के अलावा कोई और प्रेजेंस भी रहती है, जिसे अनदेखी मखलूक कहते हैं। लाजमी नहीं कि वो जिन हो, कुछ और भी हो सकता है, मगर मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा सॉलिड एविडेंस अभी तक जन्नात का ही है। और ये कि जन्नात में वैसे भी बेशुमार किस्में होती हैं, ऐसी ऐसी कि जिनका हमें तक कभी पता भी नहीं। ये कहानी एक ऐसे घर के मुतालिक है जो बहुत शौक से बनवाया गया था। ख़ास तौर पर इसका गार्डन, जो एक बच्ची ने बहुत चाहत से बनवाया और उसमें एक झूला भी लगवाया। मगर वो बेचारी क्या जानती थी कि उस झूले पर सिर्फ उस अकेली का हक नहीं है, कोई और भी था जिसको वो झूला बहुत पसंद आया था। वो कौन था, जानते हैं? मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मेरा एक घर हो और उसमें बड़ा सा बाग हो जिसमें झूला भी लगा हो। हम जिस मकान में रहते थे वो दादी का घर था, क्योंकि अब्बा के भाई यानी कि मेरे चाचा और ताया सबकी शादियां हो गईं और फैमिली बड़ी होने लगी, तो दादी ने सबसे कहा कि अब अपने अपने घर बनाने का वक्त आ गया है। अब हमारा भी नया घर बना, जिसमें सबसे पहले अपनी ख्वाहिश के मुताबिक मैंने बड़े से बाग और झूले की फरमाइश की। अब्बा ने ठीक मेरी ख्वाहिश के मुताबिक खुला बाग और उसमें झूला लगवा दिया। अब क्योंकि ये शौक मेरा था तो मैंने कमरा भी वही पसंद किया जिसकी खिड़की ठीक बाग के सामने थी। घर मुकम्मल हुआ और हम शिफ्ट हो गए। एक्साइटमेंट ज़्यादा होने के बायस मैं अक्सर शाम के वक्त झूला झूलती थी। मुझे वहाँ वक्त गुजारना बेहद पसंद था। एक रात प्यास की वजह से मेरी आंख खुली। मैं पानी पीने के लिए बिस्तर से उठी तो बिस्तर के सामने मेरी नज़र खिड़की पर पड़ी, जहाँ बाहर से मुझे झूला हिलता हुआ नजर आ रहा था। मैंने सोचा हवा चल रही होगी जिससे हिल रहा है, मगर ये नहीं सोचा कि हवा से अगर हिल भी रहा है तो इतनी ऊंचाई तक कैसे जा रहा है, जैसे कि कोई इस पर बैठ के झूल रहा हो। तब नज़रअंदाज किया, पानी पिया और सो गई। ये सिलसिला उस रात के बाद से रुका नहीं। हवा ना होने के बावजूद झूला हिलता था और अब तो उसकी आवाज़ कानों में चुभने लगी थी। ऐसे ही एक रात मैं तंग आकर खिड़की बंद करने के लिए बिस्तर से उतरी और सामने देखा तो अब की बार जो झूला हिल रहा था वो खाली नहीं था। उस पर एक बच्ची बैठी थी जिसका कद छोटा और बाल लंबे थे जो जमीन के साथ टकरा रहे थे। ये देखना था कि खौफ की वजह से मेरे होश उड़ गए। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं ये मैं नहीं जानती, मगर ये मंजर मुझे आज तक नहीं भूला। अब ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं रही मेरी। मैंने वो झूला उतरवा दिया और रूम भी चेंज कर लिया। बहुत वक्त लगा मुझे इस खौफ से निकलने के लिए, मगर शुक्र है अल्लाह का कि अब सब ठीक है। सर्दियों में हॉरर स्टोरी सुनने का अपना ही मज़ा है, ख़ास तौर पर जब महीना दिसंबर या जनवरी का हो, क्योंकि सर्दियों में इस कदर सन्नाटा होता है कि दूर दराज के जानवरों की भी आवाज़ नज़दीक सुनाई देती है। ख़ासकर जिन इलाकों में बर्फ़बारी हो वहाँ तो बेहद सन्नाटा होता है और रात के वक्त इंसानी आबादी ना होने के बराबर होती है। ये कहानी दिसंबर और जनवरी की शदीद ठंड की है, जब एक फैमिली सर्दी का मज़ा लेने मरी गई और वहाँ बर्फ़बारी की वजह से वो अपनी मंजिल तक ना पहुँच पाई और रात में इमरजेंसी की सूरत में उन्हें जो भी अपार्टमेंट मिला वो उसी में रहने के लिए ठहर गए। मगर वो क्या जानते थे कि वहाँ उनके अलावा और भी कोई होगा। ये बात दिसंबर और जनवरी की शदीद ठंड की है।
जब मेरे वालिदैन मरी घूमने गए थे। तब मेरा बड़ा भाई छोटा था, तो अब्बा ने फ्लैट्स के बजाय किराए का घर लेना बेहतर समझा ताकि वो सुकून से रह सके। मगर क्या इल्म था कि सुकून शायद मुयसर ही ना हो। बर्फ़ ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा तलाश नहीं की और जो घर पहले मिल गया किराए के लिए उसी में रुकने का फ़ैसला किया। घर के चारों तरफ बर्फ़ थी, तो अब्बा गाड़ी को घर के सामने सड़क पर पार्क कर रहे। आधी रात का वक्त था जब मेरी अम्मी भाई का दूध बनाने के लिए किचन में गई थी। किचन की खिड़की से सामने की सड़क दिखाई देती थी जहां पर अब्बा की गाड़ी पार्क थी। वालिदा जब दूध गर्म कर रही थी देगची में, तो सामने खिड़की से उन्हें सड़क के ऊपर उनकी नज़र पड़ी, जहां पर उन्होंने देखा कि गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन और ऑफ हो रही हैं। वालिदा ने फ़ौरन वालिद को बताया इस बात के मुतालिक और कहा कि आप एहतियातन देख आएं एक मरतबा। अब्बा जब गए तो उन्होंने देखा गाड़ी की हेडलाइट्स ऑफ थी। जैसे ही वो घर के लिए मुड़े तो उन्हें गाड़ी की चाबी घूमने की आवाज़ आई। वो फिर देखने गए, मगर चाबी तो उनकी जेब में थी। वालिद साहब को कुछ समझ नहीं आ रहा था और रात काफ़ी थी, तो उन्होंने गाड़ी को कहीं और पार्क करने का सोचा। बर्फ़ के घेराव की वजह से उन्हें गाड़ी आगे करने में मुश्किल हो रही थी। ऐसे में उन्होंने जब साइड मिरर से देखा तो उन्हें कोई नज़र आ रहा था जो गाड़ी को धक्का दे रहा था। वालिद साहब ने उसे आवाज़ दी, मगर कोई जवाब ना आया और गाड़ी आगे को ऐसी बढ़ रही थी जैसे 10 लोग एक साथ धक्का दे रहे हों। वालिद साहब फौरन गाड़ी से उतरे और देखा, मगर पीछे कोई भी नहीं था। वो बहुत परेशान और घबरा गए कि रात के इस वक्त इस तरह के मामलात पेश आ रहे हैं। उन्होंने कैसे तैसे करके वहाँ पर वो रात गुजारी और सुबह होते ही वहाँ से फौरन निकल गए। कैसा हो कि आप एक घर तामीर कराएं, उसमें 4 नहीं बल्कि 5 कमरे बनवाएं, मगर 5वें कमरे में किसी और का कब्जा हो जाए। ऐसा कब्जा जो महसूस तो हो मगर दिखाई ना दे और आप कुछ कर भी ना सकें। ऐसी ही एक कहानी घर के मुतालिक। एक ऐसा घर जहां पर सब कमरे इस्तेमाल किए जा सकते हैं सिवाय उस एक कमरे के जहां ना तो कोई जा सकता है, ना रह सकता है और ना ही उसे कोई रोशन कर सकता है। इंटरेस्टिंग कहानी लग रही है, तो आइए सुनते हैं। अपना घर हो इसकी ख्वाहिश किसे नहीं होती। जब हमारा घर बना तो मेरी भी ख्वाहिश थी कि अपने घर के हर कोने को मैं अपने हाथों से सजाऊं। देखने में तो घर के 5 कमरे थे, मगर हमें सिर्फ 4 में ही रहना नसीब होता था। जिस कमरे की मैं बात कर रही हूँ वहाँ ना तो कोई जा सकता था, ना कुछ रख सकता था। लाख कोशिश के बावजूद वो कमरा आबाद नहीं हो पाता था। या तो वहाँ पड़ी चीज़ें चूर चूर हो जाती थी, या वहाँ कदम रखते ही दिल मानो जैसे बंद सा हो जाता था। पहले तो हमें कुछ समझ नहीं आता था कि माजरा क्या है। यहाँ तक कि उस कमरे में बिजली का कनेक्शन भी नहीं जाता। बहुत से इलेक्ट्रीशियंस को दिखाया, मगर वो कमरा लाख कोशिशों के बावजूद रोशन नहीं होता था। मेरी वालिदा इस सब से बहुत घबरा गई थी। उन्होंने एक आलिम साहब से रब्ता किया, जो जब उस कमरे में तशरीफ़ लाए तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर किसी और मखलूक का बसेरा है, जिसे अपने अलावा यहाँ किसी और की दखल अंदाजी पसंद नहीं। ये सुनकर वालिदा बहुत हैरान हुई। अब हालात ऐसे हैं कि हम वो कमरा बंद ही रखते हैं, ना तो वहाँ कोई आता है और ना ही कोई इस्तेमाल करता है। मगर एक मौजूदगी है जो हर वक्त हमें महसूस होती है, ख़ास तौर पे रात के वक्त, कि हमें ये मालूम है कि हम घर वालों के अलावा भी कोई और इस घर में और उस कमरे में मौजूद है।
हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हमें मालूम नहीं। ख़ासतौर पर रात के वक्त दुनिया के किस कोने में किस वीराने में इस वक्त कौन सी मखलूक भटक रही है हमें मालूम भी नहीं। ठीक इसी तरह रात के पहर हमारे घर की छतों पर कौन चल रहा है कौन गुजर रहा है हमें कोई खबर नहीं। कुछ ऐसा जो हमारी आंख देख नहीं सकती मगर हम उसे महसूस ज़रूर कर सकते हैं। इसी तरह की एक कहानी है एक घर के मुतालिक जहाँ रात के एक ख़ास टाइम पर जब बाकी सब सोने की तैयारी करते हैं ठीक उसी टाइम कोई और जागने की तैयारी करता है। तो दिल थाम के बैठिए और कहानी सुनिए। हमारे घर की छत एक वाहिद ऐसी जगह है जहाँ हमारा जाना बहुत कम होता था। वालिदा और वालिद वैसे ही सीढ़ियों से परहेज़ करते थे और हम सब बहन भाई भी बिज़ी शेड्यूल में मसरूफ़ होते थे जिसकी वजह से छत पर हम ना होने के बराबर जाते थे। जुम्मे की रात थी जब बड़े भाई ने कहा कि बहुत दिन हो गए हैं सब साथ नहीं बैठे तो ऐसा करते हैं कि रात में हम बारबेक्यू कर लेते हैं क्योंकि वीकेंड भी है। सब छत पर चले गए बारबेक्यू किया और बस मैं और भाई बारबेक्यू के बाद सिगरेट पीने के लिए रुक गए। अब रात के 10 बज रहे थे। इर्द गिर्द खामोशी थी और सब सोने जा चुके थे। मैं और मेरा भाई खड़े सिगरेट पी रहे थे कि अचानक मेरी नज़र बातों ही बातों में छत के कोने पर पड़ी जहां से सफ़ेद रंग का धुआं उठता नजर आ रहा था। मैं घबरा कर देखने गया कि कहीं आग तो नहीं लगी मगर वहां सिवाय धुएं के कुछ ना था। ना कुछ जलने की बदबू थी और ना ही कुछ जल रहा था। मैं और भाई बस यही देखते थे कि धुआं आ कहाँ से रहा है। बड़े भाई समझ गए और मुझसे कहा कि यहाँ से चलो हम नीचे चलते हैं। अगले दिन भाई फिर ऊपर गए और बिल्कुल उसी वक्त वो धुआं फिर उठ रहा था। उनको माजरा समझ आ गया कि ये कोई आम धुआं नहीं। आज भी ये मंजर इसी तरह हर रोज़ होता है। जैसे ही रात के 10 बजते हैं उस कॉर्नर से धुआं उठता है। वो क्या है क्या नहीं ये तो मालूम नहीं मगर रोशनी के जैसा सफ़ेद होता है। मैंने सुना था कि बाहर से कोई चीज़ उठानी नहीं चाहिए और अगर उठा लो तो उसे घर में मत लेकर आओ बल्कि उसे घर से दूर रखो। वो चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं मगर मैंने ये नहीं सुना था कि उन चीज़ों में पौधे भी शुमार हैं। जी हाँ, पौधे। एक अजीब और दिलचस्प कहानी एक ऐसे टाउन में मौजूद घर की जहाँ आसपास के लोग जिनका आपस में मिलना जुलना नहीं था वहाँ वो फैमिली अपना वक्त कैसे काटती थी और उनके साथ क्या कहानी पेश आई जानते हैं। हमारा घर एक टाउन में है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इर्द गिर्द कहीं गहमा गहमी होती है। टाउन के घरों के बहुत फ़ायदे होने के साथ साथ यहाँ नुकसान भी है कि जिसमें एक नुकसान ये है कि किसी से ज़्यादा मिलना जुलना नहीं। हमारे साथ भी यही हिसाब है। रात यहाँ जल्दी हो जाती है और 10 बजे तक ये हाल होता है कि सड़क पर अगर कोई सिक्का भी गिरे तो शायद उसकी आवाज़ आ जाए। मैं और मेरे बहन भाई इस माहौल में कंफर्टेबल नहीं थे तो हमने अपनी रूटीन्स को बिजी रखने के लिए गार्डनिंग का सोचा। मैं, मेरा छोटा भाई और बहन अम्मी के साथ दिन का ज़्यादातर हिस्सा गार्डन एरिया में गुजारा करते थे और गोडी करते हमारा वक्त गुजर जाता था। मेहनत का काम होता था तो हमें ज़्यादा वक्त लग जाया करता था। हम हमेशा नई तरह के फूल सब्ज़ी के पौधे लाकर लगाते और उनकी देखभाल में लग जाते। ऐसे ही एक पौधा नर्सरी से लाए और उसे भी बाकी पौधों के साथ लगा दिया। अजीब बात थी कि जहाँ जब सब पौधे बड़े हो रहे थे वो वहीं का वहीं रहता था। पानी डालने के बावजूद उसे खाद वगैरह भी डाली और माली को भी चेक करवाया मगर उसे भी समझ नहीं आया और कहा कि इसकी जगह आप कुछ और लगा लें या फिर ये उतार दें। मगर क्योंकि वो मेरे छोटे भाई ने पसंद से लिया था तो उसने हटाने नहीं दिया। हैरत की बात यह थी कि जहाँ वो पौधा फल फूल नहीं रहा था वहाँ वो कुछ ही दिनों में देखते ही देखते दरख्त में तब्दील हो रहा था और कुछ अरसे की बात थी कि वो बड़ा दरख्त बन चुका था। हम खुश थे ये देखकर कि चलो यहाँ पर अब झूला लग सकता है मगर ऐसा मुमकिन नहीं हो सका।
उस दरख्त के नीचे जाते ही एक अजीब सी कैफियत महसूस होती थी, जैसे अचानक सांस उखड़ना शुरू हो जाता, कंधों पर बोझ महसूस होता, जैसे कोई कंधों पर आकर बैठ गया हो। और जैसे ही उस दरख्त के साए से निकलते थे तो सब नॉर्मल हो जाता था, जैसे हम सबको सिर्फ एक वहम हुआ हो। ये सब महसूस करने के बाद सभी घर वालों के बामी फैसले से हमने वो दरख्त कटवाने का सोचा और फिर आखिरकार वो अब दरख्त कट चुका है। मुझे याद है कि दरख्त की कटाई के वक्त जब वो कट रहा था तो जो उसके पत्ते थे वो काले होना शुरू हो रहे थे। शायद उस दरख्त के साथ मामला कुछ और था। आज तक जितनी भी खौफनाक कहानी हमने सुनी वो सब अमूमन रात के औकात में पेश आई, खासकर मगरिब के बाद। सवाल ये है कि ऐसा क्यों है कि आखिर मगरिब के बाद ही क्यों? शायद इसका जवाब ये भी हो सकता है कि मगरिब के बाद अंधेरा हो जाता है और अनदेखी मखलूक की सुबह अंधेरे में ही होती हो। ऐसी ही एक कहानी जो कि घर के सहन से जुड़ी है, जहाँ मगरिब के बाद कुछ अजीबोगरीब सिलसिले होते रहते हैं जिन्हें आज तक कोई समझ नहीं पाया, सिर्फ सुन सका है। हमारा घर जब तामीर हुआ था तब आसपास ज़्यादा घर नहीं थे। घर ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन मेरे अम्मी अब्बू को सहन बहुत पसंद था, तो सहन काफ़ी बड़ा रखवाया था और एक छोटा सा वॉशरूम भी बनवाया था ताकि वज़ू के लिए आसानी हो, बार बार अंदर ना जाना पड़े। हमें उस घर में रहते कुछ ही अरसा हुआ था कि अचानक मगरिब होते ही सहन के वॉशरूम से कदमों की आवाज़ें आती थी। सबसे पहले मेरी वालिदा ने सुना। वो गईं और देखा कि वहाँ कुछ ना था, बस पानी का टैप थोड़ा खुला हुआ था। उन्हें लगा इसी की वजह से शायद आवाज़ आती है। जब वो अंदर आई तो आवाज़ बंद हो गई। फिर एक रोज़ सहन से कपड़े उतारने गई तो कदमों की आवाज़ उन्हें दोबारा सुनाई दी। उन्होंने आवाज़ दी कि कोई है क्या? फिर अचानक वो आवाज़ आना बंद हो गई। वालिदा इसके बाद घर के अंदर तशरीफ़ ले आई। ये सिलसिला रुका नहीं। वही आवाज़ मेरे वालिद साहब, मेरे छोटे बहन भाइयों ने भी सुनी और आज तक ये सिलसिला कायम है कि मगरिब होते ही कदमों की आवाज़ सुनाई देती है और फिर ख़त्म हो जाती है। मगर ये किस वजह से होती है या कौन है कौन नहीं, या क्या सिलसिला है, ये आज तक हमें समझ नहीं आया और ना ही कोई दिखाई दिया है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीक स्किप करने से बेहतर मैंने यही समझा कि गेम प्ले के साथ वॉइस ओवर कर लिया जाए और एपिसोड आप तक पहुंचाया जाए। अगर इस तरह का एपिसोड आपको पसंद आया है तो हो सकता है मतलब 100 में से 10% चांसेस हो सकते हैं कि शायद वीक में 2 एपिसोड्स अपलोड हो सके, अदरवाइज एक तो मस्ट होगा। एनी हाउ, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड टैप द बेल नोटिफिकेशन बिकॉज you never know what's coming.